भाई बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं आपकी और आगे बढ़ते हैं। इसमें आई होप सही दिखाई दे रहा होगा, साउंड भी सही आ रही होगी आप लोगों को, ऐसा हमें लगता है। ओके है साउंड वाउंड, ठीक है। चले, क्लास सही दिख रही, चलिए ठीक है भाई। चलिए देखो, कल हमने पढ़ा था PMMC, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल, ठीक है। और आज हमारे पास जो है वो है मूविंग आयरन। एक में हमारी कॉइल मूव कर रही थी, इसमें हमारे पास क्या मूव करती है भाई, आयरन मूव करता है एक, ठीक है, जिसको यहां पे दिखा रखा है भाई। तो देखो मैं बता दूं आपको पहले ही, इनकी ज्यादा वर्किंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। कहने का मतलब यह है कि बस इनके बेसिक फंक्शन जानने होते हैं आपको ऑब्जेक्टिव के पर्पज से। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें मेरा आयरन मूव हो रहा होता है उसको मूविंग आयरन बोल देते हैं। और जो मूविंग कोयल थी मेरे पास, उसमें मूविंग कोयल मूव हो रही होती है। ये दो टाइप का होता है आपके पास भाई बच्चों। इसको हम एमीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं और वोल्टमीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज जो पूछा जाता है सवाल इसका, ये मेरे पास DC एंड AC दोनों के मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है भाई, ये नोट कर लेना। मूविंग आयरन ये पूछा जाता है आपके पास DC और AC दोनों के मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। ओके, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, अट्रैक्शन टाइप और रिपल्शन टाइप। और दूसरा बच्चों रिपल्शन टाइप, ठीक है भाई। मैं पहले बताता चल रहा हूं, इनमें से जो क्वेश्चन आपके पास आने हैं, या तो पूछा जाएगा कौन से मेजरमेंट के लिए कौन सी डैम्पिंग यूज होती है, कौन सा इसमें टॉर्क यूज होता है, आई मीन कि कौन सी क्या बोलते हैं इसके कंट्रोलिंग टॉर्क वगैरह यूज होता है, ठीक है। तो यही पूछा जाता है, या फिर इनकी पे एक न्यूमेरिकल आ जाता है आपके पास, ठीक है। क्लियर दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। हाँ, ये हो गया आपके पास अट्रैक्शन टाइप। तो पहले वाला पढ़ते हैं हम अट्रैक्शन टाइप का। अट्रैक्शन टाइप का मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो होती है कोइल वाइंडिंग होती है, इनमें दोनों तरफ दिखा रखी है, ये कोइल वाइंडिंग होती है। तो जब इनसे करंट पास होती है, सिंपल सी बात है, वो वाला इंस्ट्रूमेंट जो मेरा अट्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है वो क्या कहलाता है भाई, मेरा अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन कहलाता है। ये जो आयरन होता है ये मेरे पास अट्रैक्ट करता है इस कोइल की तरफ, ठीक है, और इस कोइल की तरफ, डिपेंड ऑन द हमारे करंट की किसमें कौन सी कितनी करंट जा रही है। कहने का मतलब ये है कि भाई सिंपल सी बात है, फोर्स तो मेरा अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों में लगता है। तो सेम ही फोर्स लगता है दो मैग्नेट के बीच में, जो फोर्स लगता है हमारे पास, तो यही सिंपल सी बात है, मैग्नेट है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब मूवमेंट हो रही है, और मूवमेंट हो रही है तो मेरा पॉइंटर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है भाई। ये पॉइंटर मेरा मूव कर रहा है। कौन सा लगाता है, वेट। तो जहां पे भी मेरा मैग्नेटिक वो आ रहा होता है, ज्यादातर इफेक्ट आ रहा होता है, वहां पे हम कंट्रोल वेट लगाते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए। तो आपको पता चल गया आप कौन सा वेट लगाते हैं भाई, वेट यानी कि वजन, जो हमने बताया था दो तरह से वेट को टांग के या लटका के जो यूज की जाती है। इसमें जो यूज की जाती है डैम्पिंग, वो एयर चैम्बर है, यानी कि एयर डैम्पिंग यूज की जाती है। तो इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट यूज कर लो, एयर डैम्पिंग यूज लिख लेना, एयर डैम्पिंग यूज। ओके भाई, तीसरा पॉइंट कौन सा है, वेट कंट्रोल, ठीक है। एक स्प्रिंग कंट्रोल था, एक वेट कंट्रोल था, जिसमें टांग के करते हैं, इसमें वेट कंट्रोल यूज करते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। ये आपके पास बैलेंस वेट है, तो ये चीजें पूछी जाती है। अब इसमें जो है मेरे पास, मैं बता दूं, ये DC की और AC की, अगर मैं इसके डिफ्लेक्शन की बात करूं तो डिफ्लेक्शन कितना होता है भाई, तो थीटा इक्वल टू होता है मेरे पास I², किसके केस में, DC के केस में, किसमें, DC के केस में। और थीटा इक्वल टू यानी कि जो डिफ्लेक्शन होता है वो I² कौन सी, RMS वैल्यू, किसके, AC के केस में। ये पूछा जाता है कि कौन सी करंट को मेजर करता है भाई। तो अगर सिंपल सी बात है, इसके कहने का मतलब ये है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है। हम इसकी वर्किंग पे नहीं जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो क्या था, इसने मुझे पता है कि अगर मैं करंट में थोड़ा सा भी चेंज करूंगा तो मेरे पास
क्या होगा, स्क्वायर टाइम इसके डिफ्लेक्शन में चेंज आएगा। 1 एम्पियर का 1 रहेगा, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 8। तो यानी कि इससे मुझे पता चलता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है, जो स्केल होता है मेरे पास, स्केल कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, ये पॉइंट पूछ लेता है भाई, स्केल कैसा हो जाता है इसका, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, स्केल कैसा, स्क्वायर होगा डिफ्लेक्शन, तो शुरू में आपका कम और बाद में बढ़ता शुरू में क्राउडेड रहेगा, बाद में एक्सपेंड हो जाएगा वो। क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ओके, क्लियर है भाई। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो इससे पूछे जाएंगे। एमीटर और वोल्टमीटर दोनों ही प्रकार से ये यूज हो जाता है। और अगर वोल्टमीटर की बात करता हूं मैं, तो थीटा इजकल टू, सिंपल सी बात है, वी स्क्वायर वोल्टमीटर के रेस्पेक्ट में, और थीटा इजकल टू वी स्क्वायर कौन सा, आरएमएस। ये किसके, एसी के केस में डिफ्लेक्शन सेम यही रहना है। क्लियर है भाई। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको नोट कर लेना, किसके रेस्पेक्ट में, डैम्पिंग वगैरह या बता दी हमने। ये है आपके पास क्या है, रिपल्सन टाइप। तो रिपल्सन में जब मेरे पास जो कोइल है मेरे पास, एक सिंपल सी बात है, एक मूविंग आयरन हो गया, एक मेरे पास फिक्स आयरन हो गया। तो जब इनके पास जो फोर्स लगता है वो कौन सा लगता है बच्चों, रिपल्सन वाला फोर्स लगता है। यानी कि इनका अरेंजमेंट हम मैग्नेटिक उसका फॉर्म का इस प्रकार से करते हैं कि भाई सिंपल सी बात है, जब सेम पोल आते हैं तो वो रिपल भी करती है, और अपोजिट पोल होते हैं तो अट्रैक्ट भी करते हैं। तो ये रिपल्सन होता है। तो जैसे रिपल्सन होता है, ये इसमें यहाँ पे मेजर कर लेता है कितना रिपल्सन हो रहा है। तो इसमें भी एयर चैम्बर यूज किया गया है आपके पास, इसमें भी आपके पास क्या है, एयर चैम्बर यूज किया गया है। क्लियर है। तो इसके लिए जो यूज की जाएगी, एयर डैम्पिंग यूज की जाएगी। तो भाई इसमें रिपल्सन का फोर्स लगता है, सेम फंडा वही होता है इसमें भी भाई। अगर मैं बात करूंगा, वही थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर रहना है। यानी कि जो मेरे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो रहेगा वाई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डीसी के केस में सेम वही फंक्शन रहेगा, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर एम एस का स्क्वायर, एसी के केस में। ओके, कोई दिक्कत है भाई। और जो मेरे पास सिंपल सी बात है, जो स्टेबल कंडीशन आएगी वो सिंपल टीडी इजकल टू जब टीसी होगा, जहां पर आपका पॉइंटर क्या हो जाएगा भाई बच्चों, रुक जाएगा भाई। ठीक है, इसका भी सेम सिंपल सी बात है, स्केल कैसा रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा भाई। ठीक है, कैसा रहेगा स्केल, इसका स्केल कैसा रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, चलिए तो नेक्स्ट उस पे चलते हैं अब आपके पास। ठीक है, अब देखो भाई, इसमें 5-10 मिनट टाइम लगेगा अभी सर। हाँ ठीक, हाँ अब बारी आती है भाई इनकी, सिंपल सी बात है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं, फिर हम इनका रेंज कैसे बढ़ाई जाती है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो भाई सिंपल एडवांटेज तो यह है कि सुटेबल है, आप इसमें लिखना कि एसी और डीसी दोनों मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सुटेबल फॉर लो फ्रीक्वेंसी और हाई पावर सर्किट के लिए यूज किया जाता है। लो फ्रीक्वेंसी के लिए क्यों, हम बता देंगे अभी जब इसकी रेंज बढ़ाने की बात करेंगे। डिसएडवांटेज, इसका यूनिफॉर्म नहीं होता है स्केल। ठीक है, और इसकी जो लो वोल्टेज के लिए पावर कंजप्शन इसकी हाई रहती है, यानी कि लो वोल्टेज मेजरमेंट कर रहे हो और इसकी पावर कंजप्शन आपकी बहुत ज्यादा हाई होती है, उसी के लिए। एरर आर कॉज ड्यू टू द हिस्टेरिसिस इन आयरन ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल सी बात है, हिस्टेरिसिस आपको पता ही क्या होता है, ऑलरेडी बता रखा है मैग्नेटिक सर्किट में। उसके कारण आपको ये क्या रहता है, एरर्स के कारण बनता है। ठीक है, और स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड भी। इन केस ऑफ एसी मेजरमेंट, ठीक है, चेंज इन अ फ्रीक्वेंसी को सीरियस एरर। तो जब हम एसी का मेजरमेंट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी का जो बदलाव होता है उसके कारण इसमें एरर आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर स्टिफनेस स्प्रिंग डिक्रीज। तो जो टेम्परेचर के कारण मेरा जो स्टिफनेस है वो इसकी क्या होती है, स्प्रिंग की। चलिए अब देखो इनकी मैं रेंज बढ़ाने की बात करता हूं, रेंज। तो इसकी भी तो भाई जैसे हमने उसकी पीएमएमसी की बढ़ाई, इसकी भी तो रेंज बढ़ा सकते हैं। तो इसे तो अलग ही रखना, वरना मेरे को एक नया पेज लेना पड़ेगा, कोई प्लेन सा, या ले लेता हूं चलो उसी पे, कोई अच्छा सा पेज नीचे आ रहा हो कोई। हाँ यार, फिर बाद बात कर लेंगे।
है ना। चलिए, एक्सटेंड द रेंज ऑफ मूविंग आयरन। अब देखो भाई, यानी कि हमें इसकी जो है रेंज को बढ़ाना है। साफ दिखाई दे रहा, कमेंट सारा। गुड इवनिंग भाई सभी को। अब हमने क्या करना है इसका, ओके साउंड ओके सर, अट्रैक्शन टीडी, हाँ बिल्कुल भाई, अट्रैक्शन में भी टीडी इक्वल टू टीसी होगा। जहां पे भी स्टेबल कंडीशन आएगी वो आपका टीडी इक्वल टू टीसी ही होना है। ओके, इस चीज का आप ध्यान रखना। हाँ, तो कहां थे हम, कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब देखो भाई, हमने पीएमएमसी में क्या किया था, एमीटर के केस में, ये भाई पहले बता रहा हूं, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, आएगा। एमीटर की रेंज कैसे बढ़ाओगे, शंट लगा के, सीरीज में लगा के, तो शंट में लगा के, ठीक है, शंट में ही करंट डिवाइड होती है तो इसलिए शंट में लगेगा। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है तो वोल्ट मीटर में सीरीज में लगेगा। सिंपल सा फंडा है, बस ये पॉइंट्स याद रखना। तो उसमें तो हमने शंट और वो करके लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मेजरमेंट रहता है, तो इसमें पहला पॉइंट अगर आप लिखोगे कि इसमें शंट में या सीरीज में रेजिस्टेंस का ऐड करके, यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एसी में फ्रीक्वेंसी होती है और फ्रीक्वेंसी होने के कारण रिएक्टेंस चेंज हो जाएगी और जो करंट का डिवीजन होगा वो उस तरीके से नहीं होगा जैसे हमारा पीएमएमसी में हो रहा था। ओके भाई, पीएमएमसी में तो दो रेजिस्टेंस थे, एक सीरीज में एक पैरेलल में, सिंपल सी करंट आ रही थी, बढ़ जा रही थी वो। लेकिन यहाँ पे अगर आप लगा दोगे रेजिस्टेंस शंट में, लेकिन कोइल एसी आ रही है, कोइल की तो इंपीडेंस चेंज हो जाएगी, क्योंकि इंपीडेंस इक्वल टू क्या होता है, जेड इक्वल टू होता है भाई मेरे पास आर स्क्वायर प्लस के एक्सएल का स्क्वायर, और ये एक्सएल इक्वल टू क्या है मेरे पास 2 पाई एफ एल, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो एक्सएल चेंज हो जाएगा, एक्सएल चेंज हो जाएगा क्योंकि मेरी इंपीडेंस चेंज हो जाएगा, और इंपीडेंस चेंज हो जाएगी तो पीएमएमसी में तो मेरा रेजिस्टेंस एमीटर का कांस्टेंट था, इसमें कांस्टेंट है नहीं, डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर जा रही है कोइल की। मूविंग आयरन में जो आपने कोइल लगा रखी है वो कोइल होगी, सिंपल सी बात है, तो उसका रेजिस्टेंस भी होगा, उसका इंडक्टेंस भी होगा, तो इसकी इंपीडेंस क्या हो जाती है बच्चों, चेंज। और अगर इंपीडेंस चेंज हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, आई इक्वल टू आपको पता है V अपॉन के आर होता है जेड एसी के केस में, और ये चेंज होगी तो करंट मेरी चेंज हो जाएगी, और करंट चेंज हो गई तो सिंपल सी बात है भाई, हमारे उसमें भी उद्देश्य क्या था, हमारा उसमें उद्देश्य ये था कि जब हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन चाह रहे थे, उसमें अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपका 5 एम्पियर में मिल रहा है तो यहां पे भी 5 एम्पियर में ही मिलना चाहिए, है ना। तो यहां पे उसमें 5 एम्पियर हो रहा था, उसमें तो बदलाव नहीं हो रहा था, 5 एम्पियर ही भेज रहे थे हम, लेकिन यहां तो क्या हो रहा है, यहां पे तो भाई उल्टा हिसाब हो जा रहा है। फ्रीक्वेंसी कम कर दी तो आपकी, अगर फ्रीक्वेंसी कम कर दी तो इंपीडेंस कम और करंट ज्यादा, ये हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी एसी मेजरमेंट में। तो फिर हम क्या करते हैं, यानी कि वो वाला प्लान कर देते हैं हम कैंसिल। फिर हम क्या करते हैं भाई, फिर करते हैं हम नंबर ऑफ टर्न्स का चेंज करके भाई। अब क्या करते हैं, इसमें ऑपरेटिंग जो कोइल होती है हमारे पास, तो इसकी जो चेंज करते हैं हम, तो वो वाला मेथड नहीं होता, इस वाले को चेंज करते हैं, पहला मेथड, ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, इन ऑपरेटिंग कोइल, इन ऑपरेटिंग कोइल। तो ऑपरेटिंग कोइल का चेंज करके हम इसके उसको बदल देते हैं, क्यों, सिंपल, अगर मान लो मेरे पास फुल, अब ऑपरेटिंग कोइल मेरी दो चीजों से ऑपरेट हो रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक उसमें जाने वाली करंट, दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, मुझे पता है अगर उसका जो फ्लक्स है मेरे पास, जो एम्पियर टर्न रेशो है या MMF है, जो कि मेरे पास N इंटू आई के ऊपर निर्भर करता है, और यूनिट होती है इसकी एम्पियर टर्न, आ जाती है इसकी वाई, ठीक है। तो अगर मेरा फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मान लो एक उदाहरण ले लेते हैं हम भाई, 200
एम्पियर टर्न है। क्या है ये? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन पता है ना भाई? फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब है ये है, कोई पॉइंटर है, ठीक है भाई, ये 0 है और ये 10 वोल्ट है या कुछ भी है। तो जब मेरा पॉइंटर यहां से यहां पहुंचता है तो यहां पहुंचने के लिए इसमें कुछ पैरामीटर्स होंगे। करंट की बात करें तो मान लो मेरे पास 10 एम्पियर की ले रहा है, तो 10 एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गया। हो सकता है 10 वोल्ट दिखा रहा हो, 10 वोल्ट पे हो गया मेरे पास, ठीक है। और एम्पियर टर्न एमएमएफ की वो हो गई ये रेशो, ठीक है। तो हो सकता है 200 एम्पियर टर्न पे है तो इतना ले रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब है जिस पे वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है वो पैरामीटर्स आप डिसाइड करोगे किस रेफरेंस में आपने ले रखा है, ठीक है, कि आपका इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार का है। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा भाई। अब पॉइंट पे आते हैं इसके। मान लो भाई उसने, ये है मेरे पास n इंटू आई दे दिया उसने 200, और उसे पता है जो हमारी वाइंडिंग है, जो वाइंडिंग है उसकी हमें करंट रेटिंग पता है। मान लो मुझे पता है इसमें करंट रेटिंग भाई मेरे पास क्या है, 4 एम्पियर है। I इक्वल टू 4 एम्पियर की 4 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं जाएगा। नंबर ऑफ टर्न नहीं निकाल सकता क्या भाई? N इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 200 बटे I नीचे चल जाएगा, कितना 4, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया है 50 टर्न। तो यानी कि यहां पे टर्न्स कितने हो जाएंगे 50। इमेजिन करो वो उसकी करंट कैपेसिटी कितनी है इसी पे, मान लो इसी पे अगर मेरे पास 4, मान लो मेरे पास है 20 एम्पियर ले लो, 20 एम्पियर ले लो, तो एन क्या आ जाएगा मेरे पास? सिंपल सी बात है 200 बटे 20 यानी कि 10 टर्न। तो सिंपल सी बात है, यहां पे हम किसको क्या करते हैं, इसके नंबर ऑफ टर्न्स में चेंज करके इसकी करंट रेटिंग को बढ़ा सकते हैं। अब मैं मान लो जो मेरे पास कोइल है, तो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे देखना भाई, यहां पे करंट रेटिंग 20 थी। अगर मान लो मेरे पास इसकी वैल्यू फिक्स है 4 एम्पियर है, ठीक है, हमें नंबर ऑफ टर्न ये तो बराबर ही रखना है, इसकी रेटिंग बढ़ानी है आपको, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो यहां पे, यहां तो 50 थे, अगर आप इसे 100 कर दोगे, नंबर ऑफ टर्न 100 कर दोगे, ठीक है। कहां थे हम, कौन सा उदाहरण ले रहे थे हम? एन इक्वल टू कितना आ गया भाई मेरे पास 50, ठीक है। हाँ, और 100 कह रहा हूं मैं आपके पास, अगर आप नंबर ऑफ टर्न घटा दोगे तो करंट की रेटिंग्स क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हम क्या है नेट वो करने के लिए, यानी कि इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए हम इस प्रकार का यूज करते हैं। एक मेथड ये यूज करते हैं हम। दूसरा जो सेकंड मेथड है वो आपने बहुत पढ़ा है, वो सीटी एंड पीटी का यूज करके, यानी कि करंट ट्रांसफॉर्मर और किसका भाई, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का यूज करके भी इसकी रेंज को बढ़ाया जाता है, ठीक है। वो कुछ नहीं है, लोड है आपके पास भाई, ठीक है। अगर आपको करंट की रेशो बढ़ाने की बात है, यहां से हम एक सीटी पीटी लगा देते हैं और ये इसमें मेजर कर लेते हैं। ये 2 वाइंडिंग होगी सीटीपीटी की, मैंने एक से दिखा दी यहां पे, एक वाइंडिंग इसके साथ, ठीक है। और भाई कौन सा स्टेप अप होगा, कौन सा स्टेप डाउन होगा, आपको पता है। करंट ट्रांसफॉर्मर है तो हमें सेकेंडरी में करंट कम वैल्यू में चाहिए, किसमें चाहिए होता, कम वैल्यू में, यानी कि वोल्टेज हाई रखनी होगी, तो इसको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर भी बोल देते हैं हम, और उस वाले में स्टेप डाउन। तो यहाँ पे सीटीपीटी का यूज करके भी हम, इस सीटीपीटी का फंक्शन सेम वही है जो आपको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर में मैंने ट्रांसफॉर्मर के उसमें बता रखा है। तो ये भी एक तरीका है इसका रेंज बढ़ाने का। चले भाई, ये होगी मूविंग आयरन की। अब चलते हैं, अब देखते हैं इसका कोई उदाहरण भी, न्यूमेरिकल भी, ओके, जो आप लोगों को करा दिया। चलिए भाई, अब देखिए, ये एक उदाहरण दिया गया है, इसका क्वेश्चन ले रखा है आपने, दिखाई दे रहा होगा, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। धुंधला हो रहा है थोड़ा सा कुछ, कैमरे की जूमिंग का इशू आ रहा है। चलिए, अब सही दिखाई दे रहा है बच्चों? थोड़ा कैमरा दिक्कत कर रहा है, बट कोई नहीं, मैं तो बता ही रहा हूं आपको। एक कोयल है 250 वोल्ट मूविंग आयरन वोल्ट मीटर है, उसने बोला 250 मूविंग आयरन वोल्ट मीटर है, उसका जो रेजिस्टेंस है, उसका जो रेजिस्टेंस है 500 ओम है भाई,
और इंडक्टेंस है उसका, एंड इंडक्टेंस 0.1 हेनरी। तो द करंट टेकन बाय द इंस्ट्रूमेंट व्हेन प्लेस ऑन 250 वोल्ट की डीसी पे तो सप्लाई करता है वो 0.05 एम्पियर। डिटरमाइन द परसेंटेज एरर। ओके, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस ऑन 250 वोल्ट एसी सप्लाई। देखो इसने फ्रीक्वेंसी आपकी 100 हर्ट्ज दे दी। क्वेश्चन में बोला है भाई उसने कि एक मूविंग आयरन है जिसका रेजिस्टेंस 500 ओम है और इंडक्टेंस 1 हेनरी है। 250 वोल्ट के उपकरण पे अगर उसे मैं डीसी पे रख रहा हूं तो करंट ले रहा है कितनी, 0.05 एम्पियर। तो उसने बोला है कि भाई आपको एरर बताना है कि एसी वोल्ट पर 100 वोल्ट की सप्लाई, 100 हर्ट्ज की सप्लाई और 250 वोल्ट देने पे कितना एरर आएगा। तो पहले तो आपको एरर तो तब निकालोगे जब आपको पता चलेगा कि वो एसी पे सप्लाई मेजरमेंट क्या कर रहा है। तो सबसे पहले में मेजरमेंट निकालना पड़ेगा भाई। तो क्या उसने दे दिया है भाई, इसने बोला है 500 ओम है वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। वो कितना दे दिया इसने, 500 ओम इंडक्टेंस। करंट टेकन कोइल का, इसने बोला जो कोइल उसके अंदर यूज हो रही है, ठीक है। मूविंग आयरन में जो कोइल थी उसका रेजिस्टेंस 500 ओम और ये है। तो करंट टेकन और करंट जो ले रहा है डीसी के केस में इतने, तो क्या मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं भाई इसमें। डीसी के केस में मुझे पता है कि इतनी सप्लाई ले रहा है, तो डीसी के केस में मुझे पता है आर इजकल टू, सिंपल सी बात है, वी अपॉन के आई आ जाएगा। वी कितना है, 250 वोल्ट, 250 वोल्ट है ना। अभी देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लें हम उसकी, ठीक है, क्योंकि इसने यहां पे बोला है 500। तो अब ये जो दिया है भाई उसने क्या बोलते हैं इंडक्टेंस वगैरह, और क्योंकि यहां पे इन्होंने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है तो यहां पे आई की वैल्यू कितनी होगी देखना, 0.05। तो निकालना है यार, इसको पॉइंट हटा के यहां पे इंटू लो, 100 कर दो और 5 पंजे 25, तो 5000 ओम। यह आ गया भाई उसका रेजिस्टेंस। उसने बोला कि इंस्ट्रूमेंट व्हेन प्लेस ऑन द 250 वोल्ट की डीसी सप्लाई पे, तो जब उसने 250 वोल्ट की डीसी सप्लाई पे रखा तो ये आ गया आपके पास। अब मेरे को क्या निकालना है भाई, कि मुझे पता होना चाहिए, ये तो आ गया मेरे पास 5000 ओम, ठीक है। तो इस पे तो मुझे पता है इतनी करंट ले रहा है। अब एसी पे भी तो मुझे पता चले कितनी करंट ले रहा। तो एसी के केस में क्या होता है, आई इक्वल टू मेरे पास कितनी करंट ले रहा, वी अपॉन के जेड। तो वी तो उसने दे रखा 250 वोल्ट है, लेकिन जेड ही दे रखा, तो जेड निकाल दो आप भाई। क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस के एक्सएल का स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो जाएगा बच्चों। आर की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास, देखो अब इसमें ये वाली लोगे आप, क्योंकि इसने मूविंग आयरन के वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस 500 का स्क्वायर प्लस के एक्सएल, एक्सएल हो जाएगा भाई मेरे पास 2 पाई एफ एल होता है, 2 पाई एक सेकेंड, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा भाई। इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास एक्सेल की, 2 इंटू 22/7 इंटू F100 L.1 हेनरी है ना, मिली। कैलकुलेटर का यूज करते हैं इसका, जरा कितना आएगा एक्सेल देखना भाई। इसका एक्सेल कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 2.100। इसको यार एक काम करते हैं, इसको अगर मैं इसमें ना लेके इसमें थोड़ा आसान रहेगा, 3.16 में है ना। इंटू क्या बोला इसने, 3.14। तो ये आ जाएगा मेरे पास 6.28 इंटू 100, 628 ओम, ठीक है भाई। तो अब हमने इसने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, वो सॉरी इंपीडेंस की वैल्यू। ओके, ये भी गड़बड़ हो गया मेरे से, एक सेकेंड। इसकी जो वैल्यू आनी थी ये
ये 5000 ओम आनी थी, रेजिस्टेंस निकालना ना हमने कोयल का, 5000 का स्क्वायर प्लस के 628 का स्क्वायर। तो अंडर रूट निकालना भाई इसका जरा, ये आ जाएगा आपके पास 5000 स्क्वायर प्लस के 5039 ओम। तो ये आ गया भाई। अब सिंपल सी बात है, ये आ गया 5039 है भाई, 5039। तो मेरे को क्या चाहिए, I इक्वल टू V अपॉन जेड। तो V अपॉन जेड का मतलब ये I आ जाएगा मेरे पास, V अपॉन के जेड का मतलब आ गया आपके पास कितनी है V, 250 डिवाइड बाय 5039, और ये मेरे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी इनटू, अगर मैं इसमें रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई कर दूं भाई, अगर मैं सिंपल सी बात है इसमें रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वो आ जाएगा क्या, वोल्टेज ड्रॉप। ये वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा और ये आएगा आपके पास कैलकुलेशन 248 ये वोल्टेज आएगी भाई इसकी। तो यहां पे पूरा ही लिख दो आप, ये वोल्टेज अक्रॉस वोल्टमीटर, वोल्टमीटर के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी ये 248 वोल्ट। अब देखो पहले एक्चुअल क्या थी इसकी, 250 वोल्ट थी। एक्चुअल क्या थी भाई इसकी, 250 वोल्ट थी। आ कितनी रही, 248। तो यानी कि 2 वोल्ट का एरर आ रहा है। 2 वोल्ट का क्या आ रहा है, ये उतार लिया भाई आपने, यानी कि मैं बोल सकता हूं 248 माइनस के 250 माइनस के 2 वोल्ट, माइनस के 2 वोल्ट का एरर, ये इसका मतलब कम आ रही है। तो परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा भाई, परसेंटेज एरर निकलेगा कितना, 2 वोल्ट कितने परसेंट का, 250 का कितना परसेंट है इंटू 100। तो माइनस तो हटा दो, भूल जाओ, क्योंकि इसमें तो उससे हमें लेना देना नहीं, परसेंटेज एरर पूछा है उसने। तो ये हो गया आपके पास 200.25 यानी कि इतने परसेंट का एरर आ रहा होगा इसमें भाई, इतने परसेंट का एरर आ रहा होगा। क्लियर है भाई। तो अब इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है हम एक और देख लेते हैं इसमें उदाहरण। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम आपके पास, सेम एज इट इज ऐसा ही है। ये देखिए भाई क्वेश्चन, ये भी क्या कह रहा है कि एक 15 वोल्ट का क्या कह रहा है, एक 15 वोल्ट मूविंग आयरन वोल्ट मीटर है, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 300 ओम। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, समझ में भी आ रहा तुम लोगों को, कमेंट्स तो कर रहे हो तुम। 15 वोल्ट का मूविंग आयरन वोल्ट मीटर है, रेजिस्टेंस है 300 ओम एंड इंडक्टेंस है 0.12 हेनरी। एज्यूम द इंस्ट्रूमेंट रीड करेक्टली डीसी ऑन, यानी कि हमने ये माना है कि डीसी पे सही रीड नहीं करता है। ठीक है, व्हाट विल बी द रीडिंग एसी 15 वोल्ट व्हेन इट्स फ्रीक्वेंसीज 25 हर्ट्ज और 100 हर्ट्ज। तो इसमें सेम वही कॉन्सेप्ट है भाई, इसको आप होमवर्क के लिए करना। ठीक है, कर लोगे, कर ही लोगे यार भाई तुम, उसने रेजिस्टेंस तो दे ही दिया ना इसमें। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैं बता दूं भाई बच्चों, इसने ये जो क्वेश्चन रहा इसी वजह से ये जो इसने बोला कोयल का जो रेजिस्टेंस है ये 5000 ओम रहना है बच्चे, आप से 5000 ओम कर लेना। ठीक है, तो ये गलत मिसप्रिंट हो रखा है 5000 ओम, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा, इंपीडेंस चेंज हो जाती है। ठीक है भाई बच्चों, तो इसे करेक्ट कर लेना। और इंडक्टेंस इसने इतना दिया था। ठीक है, तो 5000 ओम ही रहना है, तो करेक्ट कर लेना इसमें जो मैंने बताया था। इसमें वो यहां से भी निकल के आ रहा है। वैसे डीसी दोगे तो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस तो वायर का रहेगा, इंडक्टेंस डीसी के केस में 0 हो जाएगी, है ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस
बात है वो 5000 ओम होगा तभी इतने एम्पेरिक करंट जाएगी डीसी के केस में। तो वो केस यहां से भी निकल जा रहा, या तो ये बताना नहीं चाह रहा होगा यहाँ पे, उसने यहाँ पे दे दिया होगा, तो उसको 5000 ओम। मैं भी इस वजह से अब कंफ्यूज हो गया था, तो गलत ही होगा डेफिनेटली। ठीक है, चलिए हाँ अब इस पे आते हैं क्वेश्चन पे। इसने सेम एज इट इज वही बोला है, इसके पैरामीटर्स को देखते हैं। इसने बोला आयरन वोल्टमीटर हैज रेजिस्टेंस 300 ओम है और इंडक्टेंस है इतना। तो इंस्ट्रूमेंट रीड करता है तो सिंपल रेजिस्टेंस है 300 ओम 15 वोल्ट पे। तो मैं सिंपल सा निकाल दूं, मुझे क्या निकालना है, करंट निकाल के तब मुझे ड्रॉप निकालना है कि वोल्टेज कितना आ रहा होगा। तो आई इज इक्वल टू सिंपल सी बात है, एसी के केस में क्या होता है वी अपॉन के जेड, डीसी के केस में क्या होता है वी अपॉन के आर, क्योंकि वहां पे रिएक्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाती है। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाती है इन्फिनिटी। देखो सिंपल सी बात है, कभी कभी आ जाता है 1 अपॉन के 2 पाई एफ सी कैपेसिटिव के केस में, तो क्या 1 अपॉन के फ्रीक्वेंसी जीरो तो इन्फिनिटी। तो इसलिए कैपेसिटर बिहेव लाइक ए ओपन सर्किट इन डीसी सर्किट, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है और वो यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू एफ है। तो यानी कि अगर ये जीरो तो ये भी जीरो, शॉर्ट सर्किट की। इंडक्टर बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट इन डीसी सर्किट्स। ठीक है, हाँ क्लियर है भाई। तो ये हालांकि बिल्कुल आइडियल कंडीशन में मान के चलते हैं हम। ठीक है, कहां थे हम, यहां पे, क्योंकि उसमें ट्रांजिएंट वाला भी एक वो आ जाता है, लेकिन हम ज्यादातर अगर आ जाए वहां पे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, उसने पूछा क्या है, क्या कंडीशन दे रखी है। चलिए अच्छा, कहां थे हम, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, V अपॉन के Z। V कितना है मेरे पास 15 वोल्ट है इस बार। ये क्या हो गया 15 वोल्ट अपॉन Z। Z इक्वल टू क्या निकालोगे R स्क्वायर प्लस के XL स्क्वायर। तो R का हो गया 300 का स्क्वायर प्लस के XL 2। मैं पहले 25 हर्ट्ज के लिए निकाल रहा हूं, पहले 25 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए इंपीडेंस दोनों में चेंज हो जाएगी। तो 2 इंटू हो गया भाई मेरे पास 3.14 इंटू 2 पाई FL, F की वैल्यू 25 और इंटू क्या हो जाएगा भाई बच्चों मेरे पास L 0.12। तो मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करके लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसका पूरे का स्क्वायर कर दो। तो मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करके लिख दे रहा हूं कि कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा भाई आपके पास 300.6 ओम, 300.6 ओम। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अब इसमें करंट निकाल लोगे आप I इक्वल टू V अपॉन Z, यानी कि 15/300.6। और तो वोल्टेज वोल्टमीटर कितनी रीड करेगा, ये करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, I इंटू आर, आई की कितनी वैल्यू आई यहीं पे कर लो, 15 डिवाइड बाय 300.6 इंटू 300। सोल्व कर दो भाई, क्योंकि आर तो जो था आपका वोल्टमीटर का इतना था, तो ये आएगा 14.97 वोल्ट। इतनी वोल्टमीटर रीड करेगा किसके केस में, जब एसी दोगे और 25 हर्ट्ज की सप्लाई दोगे। तो यानी कि कुछ तो परसेंटेज एरर आया। अगर जो एरर पूछेगा तो सिंपल सी बात है, एरर कितना आ रहा है इसमें, एरर आ रहा है आपके पास परसेंटेज। अगर एरर पूछता है तो 15 में से घटा दो भाई, कितना ये 14.97। ठीक है, या तो ऐसा कि जो दिखा रहा है सो एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू इंटू 100 कर दो और इंटू 15 से जो भी आएगा परसेंटेज इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में एरर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा एरर, अगर निकालना है तो। पूछा तो है नहीं इसमें, लेकिन मैं बता रहा हूं। अब देखो, अब 100 हर्ट्ज के लिए निकाल लेते हैं। 100 हर्ट्ज के लिए भी भाई फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 100 हर्ट्ज के, फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं हम। 100 हर्ट्ज के केस में आएगी इंपीडेंस जो आएगी भाई बच्चों आपके पास वो 309.3 आएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो रिएक्टेंस बढ़ जाएगी, और ये आ जाएगी आपके पास, मैं डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूं, वोल्टमीटर जो रीड करेगा ना, वोल्टमीटर जो रीड करेगा 14.55 वोल्ट रीड करेगा 55। तो ये 309 पॉइंट समथिंग आ जाएगी जो भी आएगी आपके पास। ठीक है, अब इससे किस कंक्लूजन पे पहुंचे हम, देखो जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो आपकी वोल्टमीटर की रेंज भी अलग हो गई है। मतलब वोल्टमीटर जो रीड कर रहा है अब इसमें एरर ज्यादा आ रहा है।
तो आप बोल सकते हो जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो एरर आपका बढ़ता जा रहा है। इसलिए बोल रहा था मैंने लो फ्रीक्वेंसी के लिए, पीछे लाइन लिखी हुई थी ना, तो आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे देखो अगर मैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा तो मेरी ये रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंपीडेंस बढ़ जाएगी, और जब इंपीडेंस बढ़ेगी तो मेरी करंट की वैल्यू कम आएगी, और करंट की वैल्यू कम आएगी तो मेरे पास, क्योंकि आर तो इसका कांस्टेंट है कोइल का, तो ये ओवरऑल वैल्यू जो वोल्टमीटर के अक्रॉस वोल्टेज आएगी वो कम आएगी, और कम आने से क्या होगा भाई, मेरा एरर बढ़ जाएगा, एक्चुअल वैल्यू के पास नहीं आएगा। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी मेरा एरर भी बढ़ता जाएगा। दैट्स इट, क्लियर है भाई? तो आई होप आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्लियर है यहां तक? हो गया है? चलिए अब भाई आते हैं आपके पास इलेक्ट्रोडायनामिक और या डायनमोमीटर इंस्ट्रूमेंट। ज्यादातर जो फेमस है ये आपके पास डायनमोमीटर के नाम से ही फेमस है। इसको हम आपके पास जो यूज किया जाता है, वैसे तो इसको एमीटर, वोल्टमीटर सभी में यूज कर सकते हैं, लेकिन जो फेमस है वो इसका वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का टाइप आपसे पूछा जाता है वोल्टमीटर किस टाइप का होता है, तो डायनमो टाइप का आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंख बंद करके लगा देना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है भाई बच्चों, तो अब देखो इसमें क्या सेम वही चीज लिखी है जो मैंने बताया कि ऑपरेटिंग फील्ड प्रोड्यूस बाय द अनदर। इसमें दो कोइल होती है भाई आपके पास, एक फिक्स कोइल, ये फिक्स कोइल है, एफसी का मतलब है फिक्स कोइल, ठीक है, या ये यहाँ पे दिखा रखी है डायग्राम, और एक होती है मेरे पास एमसी का मतलब मूविंग कोइल। ठीक है भाई, तो फिक्स कोइल ये फील्ड कोइल जो आपके पास, और एमसी है मूविंग कोइल। जो इसमें फिक्स कोइल है या फील्ड कोइल है, फील्ड कोइल ये आपकी क्या रखती है भाई मेरे पास, जो फील्ड कोइल है हाँ ठीक है, जो ये है मेरे पास ये क्या है, एमसी कोइल। जो फील्ड कोइल है आपके पास वो क्या रहती है, फिक्स रहती है, और दो पार्ट में वो रहती है, और जो मूविंग होती है वो मेरे पास ये वाली होती है मूविंग कोइल। इसमें लिखा ही है वैसे सेम चीज, ठीक है, मुझे लगा ये गलत लिख दिया इन्होंने। तो इसमें एक करंट जारी होती है भाई I1 I2, ये आगे देखोगे आप, और दूसरी करंट आपकी किसमें जारी होती है, किसमें, मूविंग कोइल में। तो जो डायनामो टाइप होता है इसका हम यूज करते हैं वॉटमीटर में। आपके सिलेबस में देखो, वैसे तो हमें पता है एमीटर और वोल्टमीटर के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर मुझे एमीटर की तरह यूज करना है तो देख लेते हैं, यूज इंस्ट्रूमेंट एज ए एमीटर। तो भाई मेरे पास ये करंट है फिक्स कोइल, ठीक है, और ये फिक्स कोइल को हम फील्ड कोइल ही बोल देते हैं, ठीक है, और इसका जो एंगल है, मैं डायरेक्ट मेन मोमेंट पॉइंट पे आ रहा हूं, इसके सिर्फ वो क्या है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, यानी कि डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क है। इसका मतलब यह है कि अगर आप करंट दोगे तो थीटा क्या होता है भाई, मेरे पास ये पॉइंटर है यहां था, और यहां से यहां तक जो एंगल निकल रहा है वो थीटा होता है। तो अगर आप करंट 1 एम्पीयर की जगह डबल करोगे तो थीटा आपका 4 गुना बढ़ेगा, 3 करोगे तो इतने टाइम्स बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो भाई, इसकी सप्लाई के साथ अगर मैं एमीटर की तरह यूज कर रहा हूं सेम, तो इसमें आपके पास सेम करंट पास होनी चाहिए। तो सेम करंट का मतलब जो हमारे पास मूविंग कोइल है उसे हम किस में लगा देंगे, सीरीज में लगा देंगे। तो देखो यहां से करंट ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, और यहां से हमने इसको क्या लगाया, सीरीज में। अरेंजमेंट ऐसे किया कि इसको हमने सीरीज में लगाया। तो कंफ्यूज मत होना, ये जो मूविंग कोइल है आपकी किस में लगा दी हमने, सीरीज में, ताकि सेम करंट जाए। यहां पे लगेगा भाई आपका लोड, जो करंट लोड से होके गुजरेगी, तो ये क्या करेगा, तब आपका बिहेव लाइक ए करंट, ठीक है। और इन केस ऑफ हैवी करंट, हैवी करंट का मतलब क्या है भाई, एक चीज और मैं बताना भूल गया, डीसी और एसी दोनों के मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, डीसी मेजरमेंट एंड एसी मेजरमेंट, पूरा लिख लेना यार आप, ठीक है। अब देखो भाई, डीसी मेजरमेंट एसी मेजरमेंट दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। अब अगर मुझे इसकी रेंज बढ़ानी हो तो हमने क्या किया, जैसे उसमें शंटिंग कर रहे थे, क्योंकि हम चाह रहे थे इसमें करंट ना जाए, तो शंटिंग का मतलब यहाँ पे लो वैल्यू का रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो यहाँ पे लोड लगा हुआ करंट इधर से बाईपास हो जाएगी, इसमें उतनी करंट जानी चाहिए जो इसकी रेटेड करंट है। सेम वही फंडा पीएमएमसी वाला। अब देखो भाई, अब कहोगे तो सर इसका यूज क्यों नहीं करते हम एमीटर में वोल्ट, तो भाई क्यों इतना झमेला पालना, हम पावर की रीडिंग डीसी के केस में वोल्टमीटर एमीटर से भी ले सकते हो, क्योंकि डीसी के केस में पावर क्या होती है मेरे पास, V × I, वहां पे फेज एंगल का कोई सीन ही नहीं रहता है ना। वोल्टमीटर से वोल्टेज मिल गया, एमीटर से करंट मिल गई, दोनों का मल्टीप्लाई करो, पावर आ जाएगी सर्किट, दैट्स इट, कोई जरूरत ही नहीं। तो इस प्रकार से शंटिंग करके हम करंट की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं मूविंग कोइल की, ओके भाई, डायनामो में, ओके।
इसी प्रकार से हमने यूज एज ए एमीटर कर दिया, और इसका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो भाई सीधी सी बात है हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर के है। अगर वोल्टमीटर में देखो लोड यहां लगा होगा, तो मैं वोल्टमीटर को भाई, वोल्टमीटर इसके पैरेलल में लगता है, तो ये लोड देखो इसके पैरेलल में, तो सेम अगर जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज मेरे यहाँ रहेगी, ठीक है, जो वोल्टेज मेरे यहाँ है वही वोल्टेज मेरे यहाँ रहेगी, तो इसके पैरेलल में लगाया था, वहां पे पिछले वाले में सीरीज में लगाया था। डैम्पिंग इसमें भाई हमारे पास एयर डैम्पिंग यूज की जाती है इसमें, ठीक है। अगर इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं इसके वॉटमीटर पे भाई, ठीक है। अब देखो भाई, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। वॉटमीटर है, वॉटमीटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एमीटर और वोल्टमीटर। सिंपल सी बात है, वोल्टमीटर और एमीटर का कॉम्बिनेशन है वोल्टमीटर, है ना, क्योंकि एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं, वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाते हैं। तो वोल्टमीटर में भी दो कॉइल होगी, एक मेरी सीरीज कॉइल होगी और एक मेरी क्या होगी, पैरेलल की कॉइल होगी। तो जो सीरीज कॉइल होती है भाई, मैं बता दूं, आप एक सिंपल सा फंडा बता दे रहा हूं। मान लो आपके पास बल्ब है, बल्ब ले लो यार, हीटर ले लो, ठीक है, ये आपके पास बल्ब है ना। अब मुझे इसकी पावर नापनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक तो मेरे पास होगी कि करंट कॉइल जिसे मैं सीसी बोल दूंगा, और दूसरा मुझे इससे तो मुझे पता चलेगी करंट, यहां पे एमीटर लगा दो, ठीक है, और ये है मेरे पास पोटेंशियल कॉइल पीसी, या इसको प्रेशर कॉइल भी बोल देते हैं, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से यहां से मेरे पास दो पता चल जाएंगे मेरे को, ये पोटेंशियल कॉइल है। तो बेसिकली ये कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, जो ये वाली है पोटेंशियल कॉइल, ये इसमें यहां दिखा रखी है, ये यहाँ पे इसका लोड है, इन्होंने ओपन कर रखा है, ये यहाँ पे लोड है। अब जो सिंपल सी बात है, यहां से सप्लाई जा रही है, तो एक करंट मेरी इधर से जाएगी और दूसरी मेरे यहां से डिवाइड होके ये। तो ये अगर मैं बात करूं, ये वाली कॉइल देखो, ये इसके पैरेलल में है भाई, ये इसके पैरेलल में, और ये वाली इसके साथ सीरीज में है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं ये आता है भाई आपके पास जो करंट कॉइल है, ठीक है, इसे फिक्स कॉइल बोलते हैं। ये वाली जो करंट कॉइल है, ये क्या होती है मेरे पास, फिक्स कॉइल होती है। तो पूछा जाता है कि वॉट मीटर में फिक्स कॉइल कौन सी होती है, करंट या वोल्टेज, तो करंट कॉइल मेरी फिक्स रहती है। दूसरी है मूविंग कॉइल, जिसको हम वोल्टेज कॉइल भी बोल देते हैं। वोल्टेज कॉइल इसलिए क्योंकि ये इसके पैरेलल में है, तो पैरेलल में सेम वोल्टेज वही रहेगी जो आपकी लोड के अक्रॉस रहेगी, क्लियर है। और ये मेरे पास P है पॉइंटर, और जो डिफ्लेक्शन होगा, सिंपल सी बात है, डीसी के केस में डायनामो टाइप वॉटमीटर है, दो बार लिख दिया आपके पास। अच्छा, एक और होता है वैसे इंडक्शन टाइप, वो इस बार वाले आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि जो आपका कोर्स है उसमें सिर्फ सामने लिख रखा है कि डायनामो टाइप ही वॉटमीटर, है ना। तो भाई अगर मैं बात करूं, इसमें सिंपल सी बात है, पावर का जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है टीडी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इसमें वी और आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहना है डीसी के केस में। किसके, डीसी के केस में। और अगर बात करूं मैं एसी के केस में, तो एसी के केस में जो रहेगा मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वी आई कोस पाई, वी आरएमएस, आई आरएमएस, ये पावर फैक्टर, ठीक है, ये किसके, पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखो भाई, एक दो सवाल और बनते हैं भाई जो आपको नोट करना है। ये पता चल गया कौन सी मूविंग है, कौन सी फिक्स है यहां से। अब सिंपल सी बात है, इसमें पूछा जाता है कि कौन सी मोटे तार की होती है, कौन सी पतले तार की होती है। एमीटर है, एमीटर ये फिक्स कॉइल है, इसमें क्या आती है, करंट। तो हम नहीं चाहते भाई हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करें, लोड की मेन करंट पे कोई प्रभाव पड़े, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एमीटर की जो फिक्स कॉइल है, कम से कम। क्योंकि अगर इसकी तुमने ज्यादा कर दी, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा कर दी, तो मेन करंट के वो लोड का रेजिस्टेंस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट कम जाएगा लोड में, और लोड में करंट कम जाएगा तो वो एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, फिक्स कॉइल का रेजिस्टेंस वेरी लेस। और लेस कब होगा भाई, मेरे पास मुझे पता है कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, जब मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसलिए पूछा जाता है इनमें मोटे तार की कॉइल कौन सी होती है, तो मोटे तार की जो कॉइल होती है, थिक वायर की आ भी जाता है कि जो वो होती है आपकी थिक वायर होती है, थिन वायर होती है। यहां से क्वेश्चन पक्का बनना है आपका, तो ये होती है जो करंट कॉइल होती है, थिक वायर होती है,
ठीक है। और दूसरी जो होती है थिक वायर और लेस नंबर ऑफ टर्न, लेस नंबर ऑफ टर्न। थिक वायर इसे लिख लेना, थिक वायर इसमें लिख लेना भाई, ये थिक वायर यानी कि मोटे तार की होती है और लेस नंबर ऑफ टर्न होते हैं, लेस नंबर ऑफ टर्न। आप पूरा लिखना, ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं पोटेंशियल कोइल। हम चाहते हैं पोटेंशियल पैरेलल में रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। हाई कब होगा? जब पतला तार यूज होगा, पतले तार का रेजिस्टेंस हाई। तो पतला तार और आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है वो, और थिन वायर, ठीक है, थिन को ही पतला बोलते हैं, ठीक है, और थिन वायर और नंबर ऑफ टर्न ज्यादा। तो इसके लिख लेना, जो वोल्टेज कोइल है ये मेरे पास पतले तार की होगी और नंबर ऑफ टर्न इसमें ज्यादा होंगे। तो ये था भाई आपके पास क्या, वॉट मीटर से जो जिस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे भाई आपके पास, ठीक है। अब आ जाते हैं, वॉट मीटर हो गया आपके पास। तो मैंने वही चीजों पे पॉइंट आउट किया है भाई इसमें, जो क्या नाम है आपके लिए जरूरी है, ठीक है। उसकी कोई वर्किंग नहीं बताई, सिंपल सी बात है। वो करंट कैरिंग कंडक्टर जा रहा है तो वो वही वाला कॉन्सेप्ट है, करंट कैरिंग कंडक्टर जा रहा है बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका पॉइंटर मूव करेगा। और वो किसके ऊपर मूव करेगा? एक तरफ वोल्टेज के, एक तरफ करंट के, और सेम वो दोनों चीजें पावर को दिखा रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं इंडक्शन टाइप वॉट आवर मीटर या एनर्जी मीटर, इसको बोल देते हैं भाई बच्चों एनर्जी मीटर भी बोल देते हैं भाई बच्चों, ठीक है भाई। क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं वो कर लेना इसमें, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कर लेना। और आपसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मोस्टली मैं बता रहा हूं, जितना पढ़ोगे आपको दिख जाएगा कि यहाँ क्वेश्चन सारे कवर हो रहे होंगे। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है मैं बार बार बोलता हूं भाई व्हाट्सअप कर देना, मैं आपकी हेल्प कर ही दूंगा, ठीक है। अब देखो भाई एनर्जी मीटर होता क्या है, सिंपल सी बात है। एक निश्चित टाइम में मैंने बताया था अभी इंटीग्रेटेड टाइप कौन सा होता है, इंटीग्रेटेड टाइप होता है, शुरू में पढ़े थे हमने। इंटीग्रेटेड टाइप होता है वो मेजर करता है आपकी एनर्जी को, कि आपने एक महीने में कितनी एनर्जी की खपत की है। आपने देखा होगा बहुत सी बार एनर्जी मीटर पे लिखा होता है 1500, है ना, रिवोल्यूशन, ठीक है, पर किलोवाट आवर। तो यानी कि इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो रीडिंग पे कि भाई अगर 1 किलोवाट आवर्स की एनर्जी कंज्यूम कर रहा तो 1500 चक्कर काटेगा वो, ठीक है। अगर 1 घंटे में कर रहा तो 1 घंटे में काटेगा, है ना। 10 घंटे में कर रहा तो 10 घंटे में काटेगा, डिपेंड आपकी एनर्जी के। आपने देखा भी होगा वो चरखा से चलता रहता था, डिस्क चलती रहती थी ना। आपने पहले ब्लैक से कलर का वो आता था एनर्जी मीटर, वो मैं फोटो डालने भूल गया हूं, बट आपके काफी जगह अभी भी लगा हुआ होगा, अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए हैं, ठीक है। लेकिन पहले वही होता, चरखी चलती रहती थी। जब आप हैवी लोड करोगे तो चरखी तेज हो जाती थी, है ना, डिस्क बोलते हैं उसे टेक्निकल टर्म्स में भाई। तो वो आपके पास क्या होता है, एनर्जी मीटर होता है। ये इसके बारे में मैंने कुछ बता दिया है आपके पास। तो ये इसका डायग्राम है, किस प्रकार से बना होता है भाई, वो सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे आपका लोड लगा रहता है, कुछ भी लगा दो आप, बल्ब वगैरह या कुछ भी इन्होंने दिखा रखा है। ये इधर से लाइन आ रही होती है, एक फेज और एक न्यूट्रल भाई, फेज और न्यूट्रल आपके घरों में। तो इसकी बनावट देखो क्या होती है, एक इसके बीच में लगी होती है, ये देखो, ये देखिए M1 करंट मैग्नेट कोइल है, सीरीज या मैग्नेट कोइल है। तो लोड के साथ देखो सीरीज में ये यहां दिखा रखी है, तो जो करंट लोड में जा रही है वही जा रही है। और फिर जो इसके लोड के पैरेलल में लग रही है वो ये वाली M2 शंट और वोल्टेज, यानी कि इसमें जो फ्लक्स बनेगा वोल्टेज पे आधारित बनेगा और इसमें जो बनेगा मेरे पास करंट के रिस्पेक्ट में बनेगा। डी डिस्क है आपके पास, ये इसका आप देख लो, ये गोल चक्कर है, लेकिन इसका अगर आप क्रॉस सेक्शन व्यू देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा, है ना। और सीसी इसमें ये तो खैर नाम दे दिया, करंट कोइल, पोटेंशियल कोइल ये ऑलरेडी बता चुका हूं। कॉपर शेडिंग बैंड्स ये यहां पे लगा रहता है भाई इसकी प्लेट्स पे ना, ये यहां पे। इससे क्या होता है, हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करते हैं। शेडिंग का इफेक्ट वही है, सेम कॉपर की शेडिंग है जो हम वो शेडेड मोटर में पढ़ते हैं ना, कि हाँ भाई आपके पास कोइल को हम थोड़ा सा अंदर कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, तो उससे फ्लक्स को चेंज कर देते हैं। तो वही काम हमारा यहाँ भी करता है। तो फ्लक्स चेंज होने से इंडक्टेंस चेंज होता है, इंडक्टेंस चेंज होने से पावर फैक्टर मेरा चेंज होता है यहाँ पे, ये उसका काम है बेसिकली, ठीक है। तो इस वाली मैग्नेट को सीरीज मैग्नेट बोल लेंगे और इस वाली को शंट मैग्नेट बोल लेंगे। और जो आपके पास है ब्रेक मैग्नेट, हाँ भाई इसमें वो नहीं दिखाई गई है,
तो ब्रेक मैग्नेट हमारे पास जो यूज होती है इसमें डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग यूज होती है। जब ये चक्का घूमता है तो सिंपल सी बात है एल्युमिनियम डिस्क में एडी करंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और ये रोटेटिंग डिस्क है, 4 पार्ट है इसके जो रोटेटिंग डिस्क को दिखाया गया है इसमें, क्लियर है। तो मैं इसकी वर्किंग उस पर जा रहा हूं, सिंपल सी बात है। वर्किंग का मतलब वही है, इसकी डिस्क घूम रही है, किसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण घूम रही है, ठीक है। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे भाई, हम अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। जैसे कि ये क्वेश्चन है इसका, बड़ा ही अच्छा सवाल है। अरे यार फोन ऑफ हो गया। चलिए भाई, इसमें पड़ेगी हमें कैलकुलेटर की जरूरत। चलिए, अब इसने बोला कि एक 5 एम्पियर है, देखो भाई ये है इसका, इसने बोला कि एक 5 एम्पियर 230 वोल्ट मीटर है, फुल लोड, यूनिटी पावर फैक्टर है, उसने पावर फैक्टर यूनिटी बोल दिया, मेक्स 60 रिवोल्यूशन इन 360 सेकंड। कि भाई 360 सेकंड में, 360 सेकंड का मतलब 1 मिनट में, 60 सेकंड 6 मिनट में। एक तरीके से देखो, तरीके आपके दूसरे भी हो सकते हैं इसे निकालने के लिए, आपका किस तरीके से दिमाग काम कर रहा है वो भी हो सकता है। इसने बोला कि भाई 6 मिनट में वो है 60 चक्कर काट रहा है, या 360 सेकंड में, तो 1 मिनट का निकाल सकते हो आप, ठीक है। इफ द नॉर्मल डिस्क स्पीड इज 520 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर, जैसे मैंने 1500 बोला था ना, यानी कि जब आप 1 किलोवाट आवर की एनर्जी कंज्यूम करोगे तो 520 चक्कर काट देगा, इतना काट देगा। व्हाट इज द परसेंटेज एरर। इसने पूछा कि भाई ये इसकी आइडियल कंडीशन है, परसेंटेज एरर पूछ लिया इसने भी इसमें। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि भाई इस पे तो ये इतना काट रहा है, 520 पे इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अगर 520 चक्कर काटेगा तो 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो 60 वाट पे कितनी करेगा वो, सॉरी 60 रिवोल्यूशन ले रहा है वो 360 सेकंड में, तो इस पे कितनी करेगा ये। तो सिंपल सी बात है भाई, अब देखो मैं पहले तो इसका वो निकाल सकता हूं, मुझे क्या क्या दे दी, आई दे दी 5 एम्पियर, देखना वी दे दिया, क्या दे दिया उसने, वी दे दिया उसने 230 वोल्ट। तो मुझे पता एनर्जी अगर मेरे को निकालनी है, एनर्जी इक्वल टू होता है P इंटू टी, और P इक्वल टू वी आई इंटू टी, और मुझे इसमें सेकंड में निकालना हो तो भाई डिवाइड बाय 3600 कर दो। तो क्या है मेरे पास 230 इंटू करंट 5 इंटू टाइम 360 सेकंड के लिए चला वो, ठीक है। और ये 3600 काटना, जरा इसको सोल्व करना। कितना आ रहा है, लाइव चल रहा है ना भाई, मेरे सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई। चलिए मैं इसमें बताना भूल गया भाई बच्चों, वी आई कोस 5 भी होना था इसमें, इंटू टी, बेटा पावर का ये वी आई कोस 5। तो कोस 5 का वैल्यू हालांकि उसने बोल दिया है मेरे को क्या है, यूनिटी पावर फैक्टर, दैट इज इक्वल टू 1, तो इंटू 1 भी कर लेना आप बेटा, ठीक है। और ये था आपके पास किलोवाट आवर में था, तो ये वाट सेकंड में निकाल ले, तो किलो का मतलब 1000 से और डिवाइड करना था हमने, अब निकालना था इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका, डायरेक्ट ही लिख दो, ये जो आएगा आपके पास 0.115 किलोवाट आवर। अगर देखो भाई वो पूछता कि कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो, तो आप यहीं से निकाल देते, यहीं से निकाल देते, है ना। लेकिन उसने पूछा व्हाट इज द परसेंटेज एरर, तो ये तो है इसका,
इतनी तो कर रहा है अब, लेकिन इसके टर्म्स में देखो कितनी करेगा ये भाई। उसने 520 राउंड घुमा तो 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम की। तो सिंपल सी बात है 60 में कितनी करेगा, 60 डिवाइड बाई 520 इंटू कितने में से 1 किलोवाट आवर। यानी कि भाई सिंपल सी बात है 1 किलोवाट आवर का 60 में कर रहा है ना वो, तो निकाल दो इसका भी भाई, निकाल दो इसका। हो गया आपके पास 60 डिवाइड बाई 500, ठीक है, ये आ गया 0.1153 किलोवाट आवर। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, कर कितना आ रहा ये दिखा रहा है इसमें, ठीक है 536। अब देखो ये है और ये है वैल्यू एक, इसकी हमने देखो तीसरे डिजिट तक भी अगर मैं निकालूं, मैंने निकाली नहीं, यही से काम चल जाएगा। अब भाई हमें क्या करना पड़ेगा, थ्री 8। अब हमें निकालना परसेंटेज एरर भाई, ठीक है, इसकी वैल्यू पूरी एग्जैक्ट यही आ रही थी। तो परसेंटेज एरर एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। तो सिंपल सी बात है भाई, मैं इसमें से इसे घटा दूंगा और डिवाइड बाई 1 किलोवाट आवर एक्चुअल वैल्यू जो है, तो उसका परसेंटेज एरर क्या है आ जाएगा। तो मैं इसे पूरा सोल्व कर दे रहा हूं, या 1.1.5 इसमें घटाना जरा सा 11538 माइनस के, कठिन तो लग रहा 0.115, तो माइनस के आ गए 0.115.34 और डिवाइड बाय कितना था 0.115, ठीक है। अगर परसेंटेज में पूछा तो इंटू 100 कर दो भाई, डिवाइड बाय, तो ये आ रहा भाई 0.00 या 0.33%, ये आ रहा, हाँ ठीक है 0.33%, इतने परसेंट का इस पे क्या है एरर आएगा भाई आपके पास, ठीक है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत तो बता देना, अगर अभी भी नहीं देख रहे बाद में भी तो भाई बता देना, अगर वो लाइन समझ में नहीं आई है तो, ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं इसको। ये थी भाई, इसने ये दिया और उसने बोला कितने रेवोल्यूशन पे किलोवाट आवर है, तो एनर्जी एक्चुअल में कितनी कंज्यूम कर रहा है। एनर्जी अगर जो इसने दिया है भाई, ये वाला तो ठीक दिया इसने, तो इतनी कंज्यूम करनी चाहिए इसे, ठीक है, किलोवाट आवर 1 घंटे में इतनी इसको कंज्यूम करनी चाहिए। लेकिन अगर वो बोले कि 60 इसके हिसाब से एक दिया उसने ये वाला कि भाई मेरे पास कोई इतने एम्पियर है, इतनी देर है और 60 चक्कर ले रहा इतने सेकंड में इसके रेफरेंस में, फिर बोला कि रिवोल्यूशन 1 किलोवाट में इतने लेता है, तो यानी कि कहीं तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है इसने। तो फिर इसने निकाल दी कि भाई इसके चक्कर की वजह से कितनी ले रहा है, इसके चक्कर की वजह से इतनी ले रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा ले रहा है, इसमें कम ले रहा है, तो कुछ तो एरर आएगा, दोनों के चीजों में डिफरेंस आ रहा, तो दैट मींस एरर तो है ही। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार से आपके पास ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, तो इस क्लास में इतना ही बच्चों, बाकी और क्वेश्चन आप देखना इसमें कितनी वाट है एनर्जी, इस पे क्वेश्चन आते हैं, कितने रिवोल्यूशन में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे भाई बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।